हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। मैं आदित्य गौतम, शुभ संध्या। मैं आज आपको हिंदी के पोर्शन में ग्रामर का पोर्शन बताने जा रहा हूँ, जो कि टर्म 1 में रहता है। 9 से जो 10th बच्चे आए उनके लिए भी बहुत उपयोगी है, और 10th के लिए तो उपयोगी वैसे ही होता है। टर्म 1 के अंतर्गत ग्रामर का पोर्शन रहता है, जिसमें 16 नंबर के लगभग मूल में पूछे जाते हैं, और इसे एकेडमिक के आधार पर भी इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन के आधार पर भी इम्पोर्टेंट है। किसी भी की बेनिफिट है, किसी में भी दिक्कत नहीं हो सकती। तो इसमें जो हाई स्कूल के बच्चों के लिए कुछ आता है, इसमें इनको ग्रामर का जो पोर्शन रहता है उसमें से 4 चीज़ें पूछी जाती है, जो 16 नंबर की रहती है। जो ग्रामर का पोर्शन है, ग्रामर का जो पोर्शन है व्याकरण का, तो इसमें रहता है लगभग 16 नंबर की ग्रामर आती है। कितने की आती है? 16 नंबर की। जैसे कि पहले होगा रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य। दूसरा रहता है वाच्य, दूसरा रहेगा वाच्य। तीसरे में रहता है पद परिचय, पद परिचय। फोर्थ में रहता है रस। ये कम समय में हम पढ़ के 16 नंबर आसानी से बोर्ड में प्राप्त कर सकते हैं, और कंपटीशन के आधार पर भी हो। वाच्य तो बहुत पूछा जाता है, सेंटेंस में पूछे जाते हैं, जो कंपटीशन में भी हो। कभी कभी हार्ड लग जाते हैं, इनको करने में भी लोगों को दिक्कत पैदा होती है। तो इसके आधार पर सबसे पहले रचना के आधार पर जो वाक्य है, वाक्य के बारे में डिस्कशन करेंगे थोड़ा। वाक्य में क्या होता है, वाक्य को जानने से पहले बहुत चीज़ें जाननी जरूरी होती है। जैसे कि वाक्य को जानने से पहले हमें किसी भी टॉपिक को करने से पहले इसको क्या है कि उसके बारे में जानना जरूरी है, उसको बैकग्राउंड जानना जरूरी है, उससे पीछे जाना जरूरी होता है, तभी हम उसको जान सकते हैं। अगर हम वाक्य पढ़ेंगे तो वाक्य पढ़ने से पहले इसको जानना पड़ता है कि वाक्य बनेगा कैसे। तो हम बात करते हैं जो हिंदी भाषा में पढ़ते हैं, हिंदी भाषा पढ़ते हैं, हिंदी भाषा में ग्रामर का पोर्शन। तो हम ये पता चलता है कि हिंदी भाषा है क्या, भाषा क्या है। आज के जो भाषा क्या है, जैसे कि रही देखेंगे कि भाषा क्या है। भाषा में सबसे पहले हम किसी भाषा को जानने से पहले उसके अल्फाबेटों को जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर आप इंग्लिश भी जानना चाहते हैं, तो इंग्लिश में A to Z जो अल्फाबेट होते हैं, इनको जानने से पहले तभी तो हम वर्ड सुन पाएंगे, सेंटेंस को जान पाएंगे और सारी चीजें जान पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से हिंदी में भी जानने से पहले भाषा जानते हैं कि भाषा होती क्या है, भाषा क्या है। तो अगर कोई पूछता है कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, भाषा की उत्पत्ति के बारे में जानना क्या है कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। किससे हुई है? भाष धातु से हुई है। अब अगर कोई पूछता है, चाहे वो कंपटीशन पूछा जाए चाहे एकेडमिक पूछा जाए, कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के कैसे हुई है? भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। क्या होता है? प्रकट करना या बोलना, प्रकट करना या बोलना। भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना या बोलना। इतनी बात समझी। अब भाषा की जब उत्पत्ति होगी तो हमें पता चलेगा भाषा को किस प्रकार से हम व्यक्त करते हैं। देखा होगा कि भाषा को हम सामान्य तरीके से तो छोटी छोटी बुक्स में दिया होता है, जूनियर में या 7th 8th में, कि 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, लिखित और मौखिक। लेकिन और जब और थोड़े से आगे जाएंगे तो और देखेंगे कि 3 प्रकार से भी कभी कभी कोई कह देता है
तो प्रमुख रूप से अपनी भाषा को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। हम कभी मार्केट में जाते हैं, अपने भाई बहनों से बात करते हैं, या हम किसी आचार विचार में कोई सभा करते हैं तो अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं। तो दो प्रकार से व्यक्त करते हैं प्रमुख रूप से। एक तो रहती है लिखित भाषा, क्या रहती है, लिखित, मौखिक भाषा, दूसरी रहती है लिखित भाषा। लिखित भाषा, तीसरा रहता है सांकेतिक भाषा। इसका भी प्रयोग किया जाता है, सांकेतिक भाषा। तो हमें पता चला कि भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा धातु से, जिसका अर्थ मैंने बताया था कि प्रकट करना, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रकट करना। तो हम जब बोलते हैं तो अपनी भाषा ही तो प्रकट करते हैं। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो अपनी भाषा ही तो प्रकट कर रहे हैं। किस माध्यम से कर रहे हैं, कभी हम लिखित माध्यम से कर रहे हैं तो कभी बोल के प्रकट मौखिक। जैसे अभी हम अगर इस पर प्रयोग ना करें इसको तो क्या हो गया, मौखिक भाषा होगी, और जब अगर इसको प्रयोग करेंगे तो लिखित भाषा होगी। अब जब दोनों प्रयोग ना करें तो सांकेतिक भाषा प्रयोग करते हैं। जैसे कि मौखिक भाषा में हम आपको अभी मौखिक बता रहे हैं, अगर इसमें नोट ना करें तो मौखिक भाषा हो जाती है, लिखित में अगर इसमें नोट कर रहे हैं तो लिखित भाषा। अब सांकेतिक भाषा भी एक होती है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग ज्यादा देखो होंगे गूंगे बहरे व्यक्ति को भी किया जाता है। जैसे कभी कभी किसी को जब जो व्यक्ति गूंगा व्यक्ति होता है तो उसे सुनाई नहीं देता है तो क्या करेगा, वो सांकेतिक भाषा में ही प्रयोग कर पाएगा। तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग वहां किया जाता है। तो हम समझे कि भाषा को तीन प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक, तीन प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अब बात आती है भाषा, हमने देखी कि भाषा की उत्पत्ति हुई संस्कृत की भाषा, संस्कृत के भाषा धातु से, और फिर इसका मतलब निकला प्रकट करना। और भाषा को कितने प्रकार से प्रकट करते हैं, तीन प्रकार से, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। अब बात आती है भाषा के बाद जो भाषा शब्द ग्रामर बनती कैसे है, इसके बाद में हम पढ़ाते हैं वर्ण। क्या पढ़ाते हैं, अब हम जानना चाह रहे थे कि वाक्य को कैसे जानेंगे। जब वाक्य जानने से पहले और क्या पढ़ना होता है, ये तो मैंने अभी हिंदी भाषा के बारे में बताया। अब कैसे जानना होता है, इसके जानने से पहले हमें वर्ण के बारे में पढ़ना होता है, जिससे बोल सकते हैं वर्ण विचार। इसके बाद में बोल सकते हैं वर्णमाला, वर्णमाला, फिर कह सकते हैं शब्द, फिर कह सकते हैं वाक्य विचार। वाक्य को पढ़ने से पहले अब तुम्हें पता है कि डायरेक्ट कभी भी वाक्य तो आता नहीं है। जैसे ये लास्ट का डॉक्यूमेंट जिस प्रकार से लिखा है, इसी प्रकार भी इसका क्रम होता है। प्रत्येक वाक्य में कर्ता भी होगा, विधेयक भी होगा, कर्म भी होगा, सारी चीजें रहती है। तो ठीक इसी प्रकार से सबसे पहले हम इसको वाक्य तक जब पहुंचेंगे तो इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। वर्ण भी जानेंगे, वर्णमाला भी जानेंगे, शब्द जानेंगे और वाक्य जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ण विचार की। किसकी बात करते हैं, वर्ण विचार की, वर्ण विचार की बात करते हैं। अगर आपको पूछे कि वर्ण है क्या, तो भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, किसकी, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े ना कर सके, खंड ना कर सके, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े ना कर सके, उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे ये आ है, इसको और हम तोड़ नहीं सकते, इसको वर्ण या अक्षर भी कहते हैं, वर्ण या अक्षर। तो भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े ना कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। इसको अक्षर भी कह देते हैं कभी कभी, अक्षर। अक्षर क्यों कह देते हैं, ये आ का जो अर्थ है, आ जो बना है ना के अर्थ में, किसके अर्थ में, ना के अर्थ में। अक्षर मतलब ना टूटने वाला, कभी अक्षर, जो अक्षर ना टूटे। ये बात समझे, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े ना कर सके, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब बात ही वर्ण के बाद वर्णमाला।
अब आपने देखा होगा प्राइमरी की बुकों में कक्षा 1, 2, 3 की किताब में ये वर्णमाला लिखा देखा होगा, जानते तो सभी है, लेकिन फिर वर्णमाला है क्या, कैसे कि एक या एक से अधिक वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को, एक या एक से अधिक वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। जैसे कि हम अगर देखते कभी आ के बाद बड़ा आ आएगा, छुट्टी आएगी, इस प्रकार से ज्ञा तक रहेगा। अगर आ के बाद बड़ा आ छुट्टी मतलब क्रम में अगर लिखे, किसमें लिखे, अगर क्रम से लिखे तो ये मान के चलना ये वर्णमाला कही जाएगी। अगर क्रम से नहीं लिखे तो उसे वर्ण नहीं बल्कि वर्ण या अक्षर कहेंगे, उसे वर्णमाला नहीं कहेंगे। अगर हम इसे कह देंगे का के बाद माँ बना देंगे, या बना देंगे, रा बना देंगे, कोई भी वर्ण, तो ये क्या होगी, ये वर्णमाला नहीं कहेंगे। इनको क्या कहेंगे, जब सिंगल रूप में होंगे तो क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे, वर्ण या अक्षर कहेंगे। वर्णमाला हम तभी कहेंगे जब क्रम से लिखी होगी आ से लेके ज्ञा तक। तो वर्ण और वर्णमाला में यही डिफरेंस है, यही अंतर है। अब इसके बाद में बात करते हैं शब्द की। किसकी बात करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, शब्द। कभी कभी बच्चे अक्षर और शब्द को एक जैसा समझ लेते हैं, बल्कि ऐसा होता नहीं। कभी कभी हम अक्षर और शब्द को एक जैसा समझ लेते हैं। आम देखा होगा छोटे छोटे बच्चों जब प्राइमरी से लेवल से जब पढ़ाते हैं तो कभी कभी कोई इस तरीके से नहीं बताता है कि वर्ण और अक्षर में, वर्ण और शब्द में अंतर कुछ होता है। तो हम कभी कभी बच्चे क्लास में पूछते हैं कि सर कौन सा अक्षर बना है, तो शब्द लिखा शब्द होगा पूछेंगे अक्षर, अक्षर लिखा होगा पूछेंगे शब्द। तो आज हम इस बात को क्लियर कर दे रहे हैं कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है, वर्ण और शब्द में क्या अंतर होता है। सॉरी, अभी हमने कहा कि भाषा में छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न कर सके उसको हम वर्ण कहते हैं। वर्णों का वह व्यवस्थित क्रम, कैसा क्रम होना चाहिए, कैसा व्यवस्थित क्रम होना चाहिए, वर्णों का व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। अब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से, किसके मिलने से, वर्णों के मिलने से शब्द का निर्माण होता है। किसका होता है सर, शब्द का निर्माण होता है। तो जहां पर दो या दो से अधिक वर्ण मिल जाए, अभी वर्ण तो तुम समझ रहे हो, वर्ण होता क्या, आ, का, मा, या, रा, वा, ये सब अलग अलग क्या है, ये वर्ण है। जब यही वर्ण आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा, शब्द का निर्माण होगा। जैसे कैसे, का प्लस मा प्लस ला, तो एक वर्ण ये, एक वर्ण ये, एक वर्ण ये। जब दो या दो से अधिक, दो भी है, दो से अधिक भी हो सकते, चार भी हो सकते, तीन भी हो सकते, पांच भी हो सकते, तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से इसका निर्माण होता है, शब्द का निर्माण होता है। जैसे कि एक वर्ण ये मिला, एक ये टोटल क्या होगा, कमल। अब इसको हम जब क्या कहेंगे, अब इसको अक्षर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको हम अब पूरा शब्द कहेंगे। जब तक ये सिंगल था, ये सिंगल था तब तक तो वर्ण था। जब ये इसमें समाहित हो गया, का और मा ये मिल गए, अभी सभी अलग अलग है, सिंगल है, तब तक तो ये वर्ण है। जैसे ही मिलके इसका निर्माण कर दिया, एक शब्द बन गया क्या, कमल। तो दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से किसका निर्माण होता है, शब्द का निर्माण होता है। इतनी बात आप समझ चुके। वर्ण क्या है, तो कहां तक बता दिया था। इसी प्रकार से मैंने वर्ण बताया आपको, वर्ण विचार, वर्णमाला, और बताया शब्द। अब चौथा रहेगा क्या, वाक्य। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप वर्ण की डेफिनेशन समझा, पता है, वर्णमाला समझे, शब्द समझे, तो वाक्य। तो अभी आपने देखा कि वर्ण तो हम बता ही चुके हैं कि भाषा की छोटी छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न कर सके उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला क्या होती है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। शब्द क्या होता है, जब दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से शब्द का निर्माण होता है। किसके मिलने से, ये जब वर्ण मिलेंगे यहाँ तो इसका किसका निर्माण होगा, शब्द का निर्माण होगा, जैसे बता चुके हैं। इसी प्रकार से जब दो या दो से अधिक, क्या, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से, किसके, शब्दों के मिलने से वाक्य का निर्माण होता है। किसका होता है, वाक्य का
निर्माण होता है। अगर इसको क्रम को याद रख ले यहाँ से तो आसानी से ये चारों चीजें समझ में आ जा सकती है कि दो या दो से अधिक जब वर्ण मिलेगी तो शब्द बनेगा, और जब दो या दो से अधिक शब्द मिलेंगे तो वाक्य का निर्माण होगा। कैसे होगा हमने बता चुके थे, ये शब्द कैसे बनेगा तो बता चुके थे, का प्लस मा प्लस ला बराबर कमल। ये सिंगल वर्ण होते क्या है, ये अगर व्यवस्थित क्रम में लिखना होता है, ये व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे तो वर्णमाला होगी। वर्ण क्या होता है, आ है, का है, मा है, रा है, ये सारी चीजें क्या है, वर्ण। और ये इनका अगर ये क्रम में लिखे होंगे तो वर्णमाला हो जाएगी। और शब्द क्या रहेंगे, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, तीनों जब वर्ण मिले तो किसका निर्माण हुआ, शब्द का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, शब्द का। इसी प्रकार से जब दो या दो से अधिक शब्द मिलेंगे, क्या मिलेंगे, दो या दो से अधिक शब्द मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा, वाक्य का निर्माण होगा। तो इसी प्रकार से कल आपको कमेंट बॉक्स से बताना है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, क्या होता है। इस वाक्य के बारे में कल के लिए है कि वाक्य होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य में क्या क्या होता है, क्या नहीं, ये चीज आप कल पढ़ेंगे। तब इसके बारे में कल हम आपको वाक्य के बारे में बताएंगे जो आपकी सिलेबस में वाक्य दिया गया। इसी में वाक्य को बताने से पहले इन चीजों को बताना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया। क्योंकि हर भाषा में शब्द भी आएगा, वर्ण भी आएगा और वाक्य भी आएगा। जब तक हम ये चीजें नहीं जानेंगे तब तक हम वाक्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए हमने ये पहले बैकग्राउंड में चीजें बताई कि वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, शब्द क्या है। अब आपको हम कल वाक्य के बारे में बताएंगे। आपको वाक्य के बारे में बताना होगा कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं और वाक्य में क्या क्या चीजें होती है। ये आपको पढ़ के आना है, कल बताना है कमेंट बॉक्स में। इसके बारे में कल हम आपको बताएंगे वाक्य क्या होता है।